Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. My name is रेहान सादिक. बेटा जो हम कंसाइनमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ ज़ाहिर है सिचुएशंस भी हमारे सामने कुछ आती जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम भी आती जाएंगी. अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है हमारे सामने जिसे हम लॉस के नाम से जानते हैं. और लॉसेस दो तरह के होंगे, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल. और ये बात बहुत अजीब सी होती है कि जो सारे लॉसेस हैं कंसाइनमेंट में वो सारे कौन बियर करता है? कंसाइनर. तो जाहिर है वो किस तरह इसको एडजस्ट करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में हमें देखना है. अब याद रखिएगा, कहीं भी कोई जब भी लॉस की बात होती है तो दो ही तरह के लॉस होते हैं. एक तो नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है. नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो यूं समझ लें चीज़ों की नेचर की वजह से हो जाते हैं, इनहेरेंट होते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, वो होंगे ही होंगे. छोटी सी एग्जांपल है आपके रोज़मर्रा के मामला से. अगर आप देखते हैं कहीं से आप अंडे ला रहे हो तो एक आध अंडा कहीं ना कहीं अक्सर औकात में क्रैक हो जाता है. टिन आप देखते हैं अक्सर जगह पर वो टिन होते हैं, अगर उसे लोड अनलोड करें तो वो उनमें भी लीकेज पैदा हो जाती है. घी के टिन हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं. पेट्रोल एक बहुत अजीब चीज़ है. और भी ऐसे कुछ जो केमिकल्स होते हैं जो वेपोरेट हो जाते हैं, हवा में तहलील हो जाते हैं, वो भी एक इसकी एग्जांपल है. वो भी ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग. भाई देखे ना, आपने पेट्रोल डलवाया, आपने कहा जिसमें 10 लीटर पेट्रोल है. अब वो उसमें जब जैसी एयर मिक्स होती है वो उसमें तहलील हो जाता है, वो कम हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं है आपने 10 लीटर पेट्रोल, उससे अगर आप में ज़रा सी भी उसकी एयर लगती है या बार बार उसका आप ढक्कन खोलते हैं तो वो वेपोरेट होगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी. ये वो चीज़ें हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं, बाय नेचर हैं, उनके साथ ये चीज़ अटैच है. और एक और एग्जांपल सुन लें आप. कोयला जिसे आप कहते हैं, अगर आप कोल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसे आप लोड अनलोड कर रहे हो, दैट कोल टर्न इनटू डस्ट. वो भुरता है, टूट जाता है. भूसा, तूड़ी अक्सर आप देख रहे होते हैं, वो किसी ट्रक पे आप लोड होते जा रही है तो आप देख रहे होते हैं कि उसमें से उड़ रही होती है थोड़ी थोड़ी. एक और बड़ी अजीब एग्जांपल, बड़ी नज़र आती होगी आपको. आपने अगर देखा होगा वो ऐसी ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है जिसमें रेत जा रही हो तो अक्सर उसे गीला करके रखते हैं, कपड़ा ढकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो वो उड़ती रहेगी. तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप उनके यानी कि यूज़ का यानी कि उनके आप रोक नहीं सकते. और जब किसी चीज़ के उसके नुकसान को हम रोक नहीं पा रहे होते तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस. इसके ऑपोजिट आपके पास एबनॉर्मल लॉसेस आते हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं, रोके जा सकते हैं, बट ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ सम पर्सन और किसी भी वजह से वो लॉस हो जाता है. लाइक आपने चीज़ें ट्रांसपोर्ट करवाए थे, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में गाड़ियां तबाह हो गई या कोई चीज़ तबाह हो गई, एक्सीडेंट हुआ, केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर जाहिर है. या आपके गोडाउन था, उसमें आग लग गई, केयरलेसनेस, शॉर्ट सर्किटिंग हुई, फायर हो गया. चीज़ें थेफ्ट हो गई, आपने उसका प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं किए थे, चीज़ें चोरी हो गई. ये वो लॉसेस हैं इस तरह के. अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, वो भी आपके सामने आ जाएगी. लेकिन आपको एक बेस बताना जरूरी थी. लॉसेस कितने हो गए बेटा? दो, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल. तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में, मसलन आपने जब इसको लिखना है या कहीं पे इसके बारे में डेफिनेशन बोर्ड में जरूर आती है. सवाल में पूछे ना पूछे, क्योंकि अभी तक ऐसा सवाल गुजरा नहीं कि जिसमें आता हो, लेकिन बेटा वो डेफिनेशंस के हवाले से या किसी एंट्री के हवाले से या किसी वर्किंग के हवाले से ज़रूर पूछ लेता है. एमसीक्यूज में बने हुए होते हैं, तो इसलिए आपको ये नॉलेज रखना है. हम इस पे आपको एग्जांपल्स भी क्लैरिफाई करवा देंगे. किताब में सवाल भी मौजूद हैं, मैं आपको कुछ सवाल भी इस तरह के करवा दूंगा जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह मेमोराइज करनी है. लॉस ऑफ द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट. मैंने बेटा पहली तमहीद यहां जो बताई आपको कि नॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस ये दो होते हैं. दूसरी बात मैंने उस तरह लिख दी, दीज लॉसेस आर बोर्न बाय द कंसाइनर. कौन बर्दाश्त करेगा? कंसाइनर. कौन बर्दाश्त करेगा बेटा? कंसाइनर बर्दाश्त करेगा. अब क्या करेंगे? लॉसेस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस इज डिफरेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि यार ये इस रेंज के लॉस है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट होगा, ये एबनॉर्मल लॉस के एबनॉर्मलिटी में आता है तो ये इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा. एक तो ये आपको दो तीन बातें याद होनी चाहिए कि
हम कंसाइनमेंट के हवाले से जो बात करें, वैसे तो ओवरऑल लॉस कहीं भी होगा ना बेटा, ये दो ही हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। इसके बाद मैंने एक डिफरेंस सा बना दिया है, ये डेफिनेशन के मद में आपको काम देगा, ये हिस्सा जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काम देगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल। मैंने अभी शुरू में बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लॉस हम रोक ही नहीं सकते, इनहेरेंट है और अनअवॉइडेबल है, लेकिन these losses are avoidable because they occur due to the negligence of the person. उसके बाद it arises during loading and unloading, leakage, breakage, evaporation। ये इसका एक अहम फीचर है बेटा। जब आपको सवाल में इसको जज करना है तो ये लोडिंग और अनलोडिंग के हवाले से आएगा, या तो क्वेश्चन मेंशन कर देगा ये नॉर्मल लॉस है, अदरवाइज ये लोडिंग और अनलोडिंग के हवाले से आपको जज कर सकते हैं। फिर देखें, मैं आपको कहता हूं जी मैंने एलसीडी लोड करवाई, अब एलसीडी बड़ी महंगी होती है, एलसीडी मैंने लोड करवाई, 1000 एलसीडी थी, 3 की स्क्रीन क्रैक हो गई, बॉडी क्रैक हो गई, दिस इज माय नॉर्मल लॉस। हालांकि वो काम नहीं करेगी, नॉर्मल लॉस है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर वही एलसीडी जा रही थी और वो जिस ट्रक में लोड हुई थी उसका एक्सीडेंट हो जाता तो फिर मैं इसको एबनॉर्मल बोलता, फिर लॉस को क्या बोलता बेटा, एबनॉर्मल लॉस बोला जाता। इट्स अराइजेस ड्यू टू द एक्सीडेंट सच एज फायर, थेफ्ट, पिलफरेज, इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट दिस लॉस। इसको एंट्री नहीं हम कोई करेंगे टू एडजस्ट दिस लॉस। अब करते क्या है इसमें, हम ना पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर आप इसकी मिसाल लेना चाहें, फर्ज किया आपने कोई टूर प्लान किया और टूर प्लान करने के साथ साथ आपने उसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाया। आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे, आपने उन्हें कहा हर बच्चा 1000 रुपए लेके आएगा, इसका मतलब है जो कलेक्शन शुड बी 25,000, जो कलेक्शन शुड बी 25,000। ज़ाहिर आप टूर प्लान करते हैं, आपने उसको लेके जाना है, सब कुछ करना है, सारे अखराजात आपने निकाले, 25 बच्चे थे, हर एक हिस्से में 1000 आ रहे। अब क्या हुआ, एट द एंड यू केम टू नो दैट वो जो 25 बच्चे थे उसमें से 5 बच्चे पैसे नहीं दे रहे। टूर तैयार है, सब कुछ है, अब क्या करेंगे? तो आपके जो टीचर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजर होगा वो कहेगा जी भाई ये मसला है, आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें। तो आप पूछेंगे सर कितना बढ़ा दें? देखें 5 बच्चे नहीं जा रहे, हर बच्चे के हिस्से में 1000, इसका मतलब है 5000 रुपया। कितने जा रहे हैं? 20। आप इस 5000 को अगर आप 20 बच्चों पर तकसीम कर दें तो आपके हिस्से में 250 आएगा। इसका मतलब है अगर हर बच्चा 1250 रुपए दे अब, तो आपके टूर की कॉस्ट मुकम्मल हो जाएगी। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। यह है इसका नुक्ता नजर। फिर देख लें, आपने स्टूडेंट्स थे आपके पास कितने? 25। कॉस्ट कितनी आ रही थी पर स्टूडेंट? 1000। टोटल कॉस्ट हमें कितनी रिक्वायर्ड है? 25,000। तब टूर अरेंज होगा और जाएगा। 5 बच्चों ने इनकार कर दिया, तो उनके पैसे जो 5000 बनते थे हमने बाकी बच्चों से ले लिए। तो सेम केस इस अकर्ड या हैपनिंग जो है इसकी इसी तरह ही है कि अगर हमारे कुछ यूनिट नॉर्मल लॉस में चले जाते हैं तो जो हमारे यूनिट बिकने वाले होते हैं, रिमेनिंग यूनिट्स होते हैं, बात मेरी बहुत ध्यान से सुननी है, इस पे न्यूमेरिक बना हुआ है, इस पे जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं मैं उस पर डिवाइड करूंगा। देखिए किस तरह किया मैंने क्या किया, 25,000 की कॉस्ट ली, 25,000 लिखा, इसको मैंने डिवाइड किया किससे? 25 यानी कि टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस यानी कि जो छोड़ के चले गए थे, तो कितने बने? डिवाइड बाय 20। जब मैं इसे 20 पे डिवाइड करूंगा देन आई वुड हैव द कॉस्ट विच इज 1250। इसका मतलब है देयर इज ए इंक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट रुपीज 20 to 50। 250 के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी। हर बच्चे से आप 250 रुपए और लेंगे, आपका टूर अरेंज होगा, वो चला जाएगा। दिस इज एडजस्टमेंट। दिस लॉस इज एडजस्टेड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हम स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं। स्टॉक का मतलब है जो रिमेनिंग लोग थे या रिमेनिंग यूनिट्स थे उसकी वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया। दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना, आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहां पे क्या होगा, एडजस्टेड, इट इज नॉट एडजस्टेड थ्रू द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या होगा बेटा, जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस की हमें एबनॉर्मेलिटी का खदशा होता है तो क्या करेंगे, हम वो पैसे किसी से लेंगे। किसी से क्या, आप कैसे लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे।
तो वो पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी से लिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना लॉस कॉम्पनसेट करेगा, जो भी मेरा लॉस होगा वो कॉम्पनसेट कर देगा। अच्छा, मैं पहले वाले एग्जांपल में जरा तब्दीली करता हूं थोड़ी सी। हर बच्चे ने 1000 रुपए दिए, 5000 की कमी आ रही थी, 5 बच्चे चले गए थे। फर्ज किया आपने अपने इंचार्ज को बताया या अपने अपने किसी वो जो ऑर्गेनाइजर था उसको बताया, उसने कहा सर हमारे पास 5000 की कमी है। तो अगर वो कहता है जी ले मैं दे देता हूं 5000, तो क्या हर बच्चे के हिस्से में आने वाले पैसे बढ़ेंगे? नहीं, वो अब 1000 ही रहेंगे। इस तरह क्या होता है, यहां पर नॉर्मल लॉस में यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में आपकी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं करती। हम उसके अलग से एंट्री बना के अलग से लॉस की एंट्री पास करके उसे एडजस्ट कर लेते हैं, इससे हमारे यूनिट कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे जो आपकी कॉस्टिंग है, यहां पे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसका मैंने से पहले एग्जांपल में आपको कलर किया। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। एग्जांपल दोबारा सुन लें। 1000 रुपए हर बच्चे से लेना था, 25 बच्चे थे, 20 बच्चे जा रहे थे, 5 नहीं जा रहे थे। 5 की कॉस्ट बनी 5000, मैंने डिवाइड किया 20 पर, तो 250 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। अगर हर बच्चा मुझे 1250 रुपए देगा, अपना टूर अरेंज कर सकता हूं। दिस इज इन कंडीशन, दिस कंडीशन। इसमें क्या था, 5000 की कमी हुई, आपके इंचार्ज ने कहा लो ये पैसे तुम मुझसे ले लो, तो उसने वो कंट्रीब्यूट कर दिया। आप में से आपने किसी बच्चे के पैसे नहीं बढ़ाए, किसी जो उसके हिस्से में 1000 रुपया था वही रहा, और आपने दोबारा पैसे उसमें ऐड नहीं किए और टूर आपका अरेंज हो गया। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन किसने किया? एक बाहर की पार्टी ने, एक दूसरी पार्टी ने। इसी तरह जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमें खदशा होता है, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। जब ये हमने कराई होती है तो क्या होता है, हम वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं। वो पैसा हम किससे क्लेम कर लेते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं। या हमने क्लेम करवाया होता है, बताया होता है जी हमारी इतने यूनिट जा रहे हैं, हमें अगर ये लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ कॉम्पनसेशन देती है। अगर आपका लॉस था, मिसाल के तौर पर 22,000 का लॉस था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 15,000 दे दिए, तो आपके हिस्से का जो लॉस आया वो कितना आया? सिर्फ 7,000, बाकी रिकवरी हो गई। तो ये आजकल के बिजनेसेस में ऐसा नॉर्मली होता रहता है। अब बेटा हमें नेक्स्ट बोर्ड पर जाना है और वहां जाकर इसकी हमने एग्जांपल्स को देखना है कि नॉर्मल लॉस की एग्जांपल, पहले हम नॉर्मल लॉस की एग्जांपल देखेंगे, वो कैसे होता है, सवाल में कैसी पिक्चर आएगी उसकी, कैसे यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम एबनॉर्मल लॉस की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ये एक क्वेश्चन का समझ लें, पूरा क्वेश्चन है लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, सिर्फ एक सवाल के हवाले से, एक कॉन्सेप्ट के हवाले से मैंने इसको तब्दील किया हुआ है, वरना ये पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम सवाल पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या कंफ्यूजन्स हैं, और फिर उसको सेटल डाउन करेंगे। Zahir Sugar Mills of the Gujarat consigned 200 bags of the sugar to Mr. Arshad of Peshawar. चीजें भिजवा दी, कंसाइनर डिसाइड हो गया, कंसाइनर डिसाइड हो गया, कॉस्ट ऑफ द ईच बैग इज 300, कंसाइनर पेड फॉर द फ्रेट ₹1000, कंसाइनर के अखराजात कितने थे? 1000 रुपए थे। 2 bags were completely destroyed during loading and unloading। देखो बेटा ये इंडिकेशन आ गया, ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, 2 बैग उसके फट गए, खराब हो गए, चीनी जाया हो गई, ये आपके सामने पिक्चर आ गई। इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ लॉस इज नॉर्मल लॉस। मिस्टर अरशद टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग कंसाइनमेंट, ये देखें ये भी बहुत अहम है, रिमेनिंग कंसाइनमेंट, इसका मतलब है हमने भिजवाए कितने? 200 में से हमने भिजवाए 200, उससे कितने रिसीव हुए? 198। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, बहुत जरूरी है। बस 198 में से अरशद सोल्ड 140 बैग्स, लें जी इसने सेल कर दिए 140, कितना बचे स्टॉक में? 58 बैग्स, एंड पेड क्लियरिंग चार्जेस 1,800 एंड गो डाउन रेंट 2,000। ये सवाल का डेटा आ गया आपके सामने। अब हमने क्या करना है, हमने देखें सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, लेकिन बाय कीपिंग इन व्यू कि ये नॉर्मल लॉस की कंडीशन में स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है, नॉर्मल लॉस की कंडीशन में स्टॉक की वैल्यूएशन की जा रही है। आपका ये नॉर्मल लॉस की मैंने हेडिंग दे दी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, वही फॉर्मेट है बेटा, वही तरीकेकार है, मैं सबके साथ एक जैसा फॉर्मेट से इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 बैग्स थे, एक की प्राइस 300 थी, टोटल एग्रीगेटेड 60,000, टोटल एग्रीगेटेड 60,000। ज़हीर शुगर मिल्स एक्सपेंसेस थे, उसके जो एक्सपेंसेस ने पे किए थे वो थे 1,000,
फ्रेट। इसके बाद अरशद एक्सपेंसेस हैं। अरशद ने एक्सपेंस पे किए थे जो हमें चाहिए थे डायरेक्ट बिफोर गो डाउन, वो यही थे 1800। कंसाइनर के तमाम अखराजात लेते हैं, कंसाइनी के बिफोर गो डाउन लेते हैं, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते। लेकिन जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे दोनों जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, भूल ना जाए। उसके बाद बेटा क्या किया हमने, उसी तरीके से बिल्कुल वही काम है, इसकी टोटल कॉस्ट निकाली। देखें, आपने चाहे सवाल यूनिट में किया था, चाहे सवाल आपने वैल्यू में किया था, चाहे आप नॉर्मल लॉस देख रहे हैं, चाहे इवन आप एबनॉर्मल लॉस देखेंगे, मेरा प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। सिर्फ जहां फार्मूले में चेंज आएगा आपने उसको मेमोराइज करना है। ये 62,800 आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, मैंने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालना है, सिर्फ फार्मूले में चेंज देखना है आपने। टोटल कॉस्ट ये वाली, टोटल क्वांटिटी सेंड माइनस लॉस क्वांटिटी। अब देखें ना, मैंने कितने भिजवाए थे 200, लॉस कितने हो गए रास्ते में 2, कितने मिले 198। ये वही बात है, अगर आप याद करें, बच्चे थे 25, कितने नहीं जा रहे 5, तो बाकी कितने बचे 20, तो मैंने उस कॉस्ट को किस पे डिवाइड किया था 20 पर। सेम केस आई डिड। टोटल कॉस्ट आ गई, बच्चे कम हो गए यानी कि यूनिट कम हो गए आपके। पहले थे, अगर मैं यहां लिखता 25 और -5 तो 20 आना था, अब यहां 200 बैग हैं, 1-2 कम हो गए तो 198 आया, लाइक दिस। ये इसको डिवाइड करेगा। अब स्टॉक में कितने पड़े में 58, कैसे पता चला भाई, हमारे पास यूनिट बचे थे 198, उसमें से जो हमने यूनिट सोल्ड कर दिए, जो हमने बेचे वो कितने थे 140। अगर मैं इनमें से 140 सेल कर दूंगा तो मेरे पास जो चीजें बचेंगी वो कितनी होंगी 58। ये उसकी वैल्यू आपके सामने आ गई। अब बाकी फार्मूला सिंपल है, मैंने यहां लिखा हुआ अनसोल्ड यूनिट्स हैं, सिर्फ ये हिस्सा जो है बेटा इस पे आपने गौर करना है, इस हिस्से को मैंने चेंज किया है, यानी कि यहां माइनस का साइन। ऐसा फॉर्मूला आपकी किताब में मौजूद है, आप देख सकते हैं वहां से भी जाकर। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो स्टॉक की वैल्यू आई, जो कि इंक्रीज वैल्यू थी, वो कितनी थी 18,396। ये वो वैल्यू है जो आप कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखकर फिर उस अकाउंट को बैलेंस करके नफा या नुकसान मालूम करेंगे। अभी मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाया, हालांकि मेरे पास को डाटा था, लेकिन मैंने खुद ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरा जो फोकस था, आज का जो टॉपिक था, वो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन है, ताकि ये हिस्सा हमारे से हट जाए, कवर हो जाए, और फिर हमारे पास सिर्फ आगे जगह खाली और हम स्मूथ सवाल करते चले जाएं। बेटा ये सारी इलस्ट्रेशन जो थी ये बहुत अहम है आपके लिए, आपकी किताब में मौजूद भी है, वहां से भी देख सकते हैं, मैंने भी करवा दी है। इस पे एक सवाल भी मौजूद है कि किताब में, आप वहां से भी कर सकते हैं, उसे बिल्कुल तरीकेकार यही होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट बोर्ड पर एक एग्जांपल और मौजूद है जिसका ताल्लुक है आपके एबनॉर्मल लॉस से। और एबनॉर्मल लॉस में आप क्या करेंगे, उसकी लॉस की वैल्यूएशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिल रहे हैं और कितना लॉस जो है वो कंसाइनर को बियर करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। लीजिए एबनॉर्मल लॉस, याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस में कौन सी चीजें आएंगी, जो कि लॉस होती हैं ड्यूरिंग द एक्सीडेंट या ड्यू टू द एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, इस तरह की चीजों से वो लॉस होती हैं। यहां लिखा हुआ जी, मैसर्स नईम मोटर्स हैंड 100 कार्स टू द हसीब ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ द ईच कार ₹12,000। कंसाइनर एक्सपेंसेस जो हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000। During the transit, 2 cars were destroyed due to accident and the insurance company admit the claim of ₹18,000। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया 18,000 का। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस बॉर्न बाय द कंसाइनर, के कंसाइनर के हिस्से में कितना लॉस आया। तो पहले हम पहुंचेंगे टोटल लॉस तक, पहले कहां पहुंचेंगे बेटा टोटल लॉस तक, फिर उसमें से टोटल लॉस में से हम उतनी चीजें मिन्हा कर देंगे, उतने पैसे लेस कर देंगे जो हमें कहां से मिल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन का मैंने बनाया, आप फिर देखें प्रोसीजर वही है। इसका मतलब है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस हो, कहीं भी आ रहे हो, आपका सिर्फ नीचे फॉर्मूला बदलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा यार यहां ये आ रहा था इसको यूं कर लें, यहां ऐसे आ रहा है इसको यूं कर लें, नहीं, एक ही हम पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। आपको पैटर्न रट भी जाना चाहिए। यूं समझ लें चार सवाल या 4 फार्मूलाज आपके सामने जनरेट हुए। भाई 2 तो स्टॉक के हो गए वैल्यू में और यूनिट में, और एक ये नॉर्मल लॉस का फार्मूला चेंज हुआ था, और एक एबनॉर्मल लॉस में जरा सी चेंज आएगी, जरा सी चेंज आएगी, सिर्फ एक हेडिंग में चेंज आएगी और कहीं चेंज नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
100 कार्स थी, एक की प्राइस 12,000 थी, तो 12 लाख रुपए 1.2 मिलियन आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए। इसके बाद मैसर्स नईम के एक्सपेंसेस है 10,000। अगेन योर टोटल कॉस्ट इज, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है, 12,10,000 आ रही है। सेम देख लें आप, जितने भी हमने काम किया उसमें हमारा तरीकेकार बिल्कुल ऐसा ही था, हम इसी तरीके से परफॉर्म करते थे। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने यहां पे सिर्फ एक फॉर्मूले में ये नाम बदला। अगर मैं लिखता स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तभी ये फॉर्मूला चलना था, मैंने सिर्फ स्टॉक की जगह क्या लिख दिया, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। देखें ये बदला है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट की बात हुई, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट लॉस्ट। यूनिट लॉस्ट, कितने यूनिट्स आपके लॉस हो गए थे, आपने उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करनी है। प्रोसीजर इज द सेम, टोटल कॉस्ट आपने लिख दी, टोटल क्वांटिटी सेंट आपने कितनी टोटल क्वांटिटी सेंट की 100 यूनिट्स, और कितने आपने लॉस हुए वो थे 2, यहां लिखा हुआ बेटा 2 कार्स वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। जब आपने इसकी वैल्यूएशन की, तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास फिगर आई 24,200। 24,200, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ लॉस, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ लॉस। अब आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कितना था, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपका जो लॉस 24,200 का है, उसमें मैं आपको 18,000 रुपए सिर्फ आपका क्लेम एडमिट कर रहा हूं। तो उसने 24,200 में से 18,000 रुपए हमें दे दिए, और जो नुकसान कंसाइनी को बर्दाश्त करना पड़ा वो कितना था, 6,200 रुपए का। तो दिस इज द बेसिकली प्रोसीजर ऑन एबनॉर्मल लॉस। मैंने शुरू में बात की थी बेटा, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस पर कोई बोर्ड में कोई सवाल आ नहीं रहा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन से मुतल्लिक का बहुत सारे सवाल होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, आपकी किताब में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन जब आप वो हल करने बैठेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन आएगा। तो इसलिए इससे पहले वो कंफ्यूजन आए, मैंने उस कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर कर दिया है। एक बात याद रखें बस, मैंने जो स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका बताया सेम एक पैटर्न पे आया, उसी को मेथड को मैंने इस्तेमाल किया नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में। तो आपने देखना है ये क्या चीजें हैं, कैसे हैं। अगर इसके अलावा जब कभी हम थोड़ा सा इजी हो जाएंगे या सवाल स्मूथ में कर रहे होंगे, अगर कोई एक आध जगह पे मेथड मुझे और भी बताना पड़ा तो मैं बता दूंगा कि वैल्यूएशन कैसे की जाती है, प्रोपोर्शनलिटी एक्सपेंसेस कैसे ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल तरीका है, अक्सर बच्चे इसे जल्दी समझ आते हैं, इसलिए मैं आपको इसी से करवा रहा हूं। नहीं बेटा, अब यहां तक आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।